भारत माता की। भारत माता की। जब जब भी मैं जापान आता हूं तो मैं हर बार देखता हूं कि आपकी स्नेह वर्षा हर बार बढ़ती ही जाती है। आप में से कई साथी ऐसे हैं जो अनेक वर्षों से यहां बसे हुए हैं। जापान की भाषा, यहां की वेशभूषा, कल्चर, खान-पान एक प्रकार से आपके जीवन का भी हिस्सा बन गया है। और हिस्सा बनने का एक कारण ये भी है कि भारतीय समुदाय के संस्कार समावेशक रहे हैं, लेकिन साथ-साथ जापान में अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपनी जीवन पद्धति, उसके प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत गहरा है। और इस दोनों का मिलन हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक अपनेपन के महसूस होना बहुत स्वाभाविक होता है। साथियों, आप यहां रहे हैं, काफी लोग आप लोग यहां बस गए हैं। मैं जानता हूं कईयों ने यहां शादी भी कर ली है। लेकिन ये भी सही है कि इतने सालों से यहां जुड़ने के बावजूद भी भारत के प्रति आपकी श्रद्धा, भारत के संबंध में जब अच्छी खबरें आती हैं तो आपकी खुशियों का पार नहीं रहता है, होता है ना। और कभी कोई बुरी खबर आ जाए तो सबसे ज्यादा दुखी भी आप ही होते हैं। ये विशेषता है हम लोगों की कि हम कर्म भूमि से तन मन से जुड़ जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन मातृभूमि के जो जड़ों से जुड़ाव है उससे कभी दूरी नहीं बनने देते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान आए थे। और जापान ने उनके मन मंदिर में, उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहां का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी टैगोर ये भी कहते थे, जापान एक ऐसा देश है जो एक ही साथ प्राचीन भी है और आधुनिक भी है। और टैगोर ने कहा था, जापान हैज कम आउट ऑफ द इममेमोरियल ईस्ट
like a lotus blossoming in easy grace. All the while, keeping its firm hold upon the profound depth for which it has sprung. यानी कहना वो चाहते थे कि जापान कमल के फूल की तरह जितनी मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़ा है, उतनी ही भव्यता से वो हर तरफ सुंदरता को भी बढ़ाता है। हमारे इन महापुरुषों की ऐसी ही पवित्र भावनाएं जापान के साथ हमारे संबंधों की गहराइयों को स्पष्ट करती हैं। साथियों, इस बार जब मैं जापान आया हूं तो हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को 70 साल होने जा रहे हैं, 7 दशक। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। और इसलिए एक प्रकार से इस रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है, ये रिश्ता सम्मान का है, और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। हमारे महाकाल है तो जापान में दाइकोकुतेन है। हमारे ब्रह्मा है तो जापान में बोनतेन है। हमारी मां सरस्वती है तो जापान में बेंजाइतेन है। हमारी महादेवी लक्ष्मी है तो जापान में किचिजोतेन है। तो हमारे गणेश हैं तो जापान में कानगीतेन है। जापान में अगर जैन की परंपरा है तो हम ध्यान को, मेडिटेशन को आत्मा से साक्षात्कार का माध्यम मानते हैं। 21वीं सदी में भी भारत और जापान के इन सांस्कृतिक संबंधों को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो काशी का सांसद हूं और बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री आबे जब काशी आए थे तब उन्होंने एक बहुत बढ़िया सौगात काशी को दी। काशी में जापान के सहयोग से बना रुद्राक्ष, और जो मेरी कभी कर्मभूमि रही वो अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी, ये ऐसी बातें हैं जो हमें कितनी निकट लाती है। यहां आप सभी जापान में रहते हुए इस ऐतिहासिक बंधन को और मजबूत बना रहे हैं और सशक्त कर रहे हैं। साथियों, आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है।
भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। कोरोना से दुनिया के सामने जो 100 साल का सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ, वो हमारे सामने है। और ये जब शुरू हुआ था, तब किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था, वहां आया है, यहां क्या है। किसी को पता नहीं था इसको कैसे हैंडल किया जाए। और न वैक्सीन भी नहीं थी, और न इस बात का कोई आइडिया था कि वैक्सीन कब तक आएगी। यहां तक कि इस बात पर भी डाउट था कि वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल था। उन परिस्थितियों में भी भारत ने दुनिया के देशों में दवाएं भेजी। जब वैक्सीन्स अवेलेबल हुई तो भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन्स अपने करोड़ों नागरिकों को भी और दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भेजी। साथियों, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए भारत अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। दूर सुदूर क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए देश भर में लाखों नए वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। आपको ये जानकर के भी खुशी होगी, शायद आज आपने भी सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत की आशा वर्कर्स, आशा बहनों को डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर के वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर के स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही है। और गांव के अंदर मैं आज जापान की धरती से हमारी सभी आशा वर्कर बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। साथियों, भारत आज किस तरह वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद कर रहा है, इसका एक और उदाहरण एनवायरनमेंट का भी है। आज क्लाइमेट चेंज विश्व के सामने मौजूद एक महत्वपूर्ण संकट बन गया है। हमने भारत में इस चुनौती को देखा भी और उस चुनौती से स्थायी समाधान के लिए रास्ते भी खोजने की दिशा में हम आगे बढ़े। भारत ने 2070 तक नेट जीरो के लिए कमिट किया है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव का भी नेतृत्व किया। क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया पर नेचुरल डिजास्टर्स का खतरा भी बढ़ गया है।
इन डिजास्टर्स के खतरों को, उनके प्रदूषण के दुष्प्रभावों को जापान के लोगों से ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से जापान ने लड़ने की क्षमता भी बना दी है। जिस तरह जापान के लोगों ने इन चुनौतियों का सामना किया है, हर समस्या से कुछ न कुछ सीखा है, उसका समाधान खोजा है और व्यवस्थाएं भी विकसित की है, व्यक्तियों का भी उस प्रकार से संस्कार किया है। ये अपने आप में सराहनीय है। इस दिशा में भी भारत ने सीडीआरआई यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड ली है। साथियों, भारत आज ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स के लिए, कैरियर रोडमैप के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन का विकल्प बनाने के लिए विशेष मिशन शुरू किया गया है। बायोफ्यूल से जुड़ी रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर बहुत बड़े स्केल पर काम चल रहा है। भारत ने इस दशक के अंत तक अपनी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से पूरा करने का संकल्प लिया है। साथियों, समस्याओं के समाधान को लेकर भारतीयों का जो ये आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास आज हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर कदम पर दिखाई देता है। ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार बीते 2 सालों में नुकसान पहुंचा है, पूरी सप्लाई चेन सवालिया निशान में घिरी हुई है। आज सारी दुनिया के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आत्मनिर्भरता का ये हमारा संकल्प सिर्फ भारत के लिए है ऐसा नहीं है। ये एक स्टेबल, ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।